गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आपने पिछले वीडियोस में उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियों को पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में आप उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियों को पढ़ चुके हैं। आप उनके किरण आरेख भी खींच चुके हैं। आज तो आपने अपनी कॉपी निकालिए और आज का टॉपिक डालिए। आज का हमारा टॉपिक है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज का हमारा टॉपिक है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अधिकांश बुकों में अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की केवल एक ही स्थितियां हमें मिलती हैं, लेकिन हमारे एनसीईआरटी बुक में जो है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की 2 स्थितियां हैं। तो जिसमें से पहली स्थिति का हम अध्ययन करेंगे। तो आप कॉपी निकालिए और पहली हेडिंग डालिए कि जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब F1 पर आभासी, सीधा तथा अत्यधिक छोटा या बिंदु आकार का बनता है। अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब F1 पर आभासी, सीधा तथा अत्यधिक छोटा या बिंदु आकार का बनता है। तो आइए इसे चित्र के माध्यम से इसका किरण आरेख खींच लेते हैं, समझ लेते हैं। ये है हमारा अवतल लेंस MN और ये है उसका प्रकाशिक केंद्र O और ये है F1 और ये है इतनी ही जितनी डिस्टेंस प्रकाशिक केंद्र से F1 की है उतनी ही डिस्टेंस पे हमारा है 2F1। वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर। हमें पता नहीं है, हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे है। तो ये रेज जो है हमारी ये अनंत से आ रही हैं। तो जो लेंस में किरण आरेख खींचने के 2 नियम है, इसमें से हम 2 नियमों का पालन करेंगे। ध्यान से देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है कहाँ से? फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। आ नहीं है रियलिटी में, बस यहाँ से अपवर्तित हो रही हैं। तो इसी लाइन को डॉटेड आगे बढ़ाते हैं तो जाके फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। यही नियम जो है आपका यहाँ नीचे भी लगा हुआ है। और ये तो पहला नियम हो गया हमारा। और दूसरा नियम है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तित हुए उसी मार्ग में सीधा निकल जाती हैं बिना मुड़े। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी या करती हुई प्रतीत होंगी? F1 पर। तो हम कह सकते हैं कि अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर रखा होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब F1 पर जो है आभासी, सीधा, अत्यधिक छोटा या बिंदु आकार का बनता है। अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर रखा होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब F1 पर आभासी, सीधा, अत्यधिक छोटा या बिंदु आकार का बनता है। तो आइए इसी क्रम में सेकेंड हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो। जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो। आइए देखते हैं। अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो। अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो तब वस्तु का प्रतिबिंब फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच आभासी, सीधा तथा सदैव वस्तु से छोटा बनता है। अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो तब वस्तु का प्रतिबिंब F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच आभासी, सीधा तथा सदैव वस्तु से छोटा बनता है। तो आइए इसे भी चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये है हमारा अवतल लेंस M1 और ये है इसका प्रकाशिक केंद्र और ये है ये F1 और इतनी डिस्टेंस पे क्या है? 2F1। तो हमारा सेकेंड हेडिंग क्या था? जब लेंस प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पर हो। अब प्रकाशिक केंद्र O और अनंत के बीच कहीं पर भी रखा हो। तो ध्यान से देखिए, जब अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच कहीं भी रखा होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब जो है F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच आभासी, सीधा तथा सदैव वस्तु से छोटा बनता है। और जो नियम फॉलो हुए हैं वो देखें। यहाँ वस्तु रखा हुआ है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात
फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से जाने वाले प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग में सीधे निकल जा रही हैं। दोनों जहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। तो आप ये दोनों हेडिंग से लिखकर साफ सुथरा अपनी कॉपी में इसके किरण आरेख खींच लेंगे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेंस के लिए स्मॉल यू वी एफ में संबंध, रिलेशन बिटवीन स्मॉल यू वी एफ फॉर लेंस। इस लेंस के लिए स्मॉल यू वी एफ में संबंध होता है 1/स्मॉल f इक्वल टू 1/स्मॉल f इक्वल टू 1/स्मॉल b माइनस 1/स्मॉल u। लेंस के लिए स्मॉल यू वी एफ में क्या संबंध होता है 1/स्मॉल f इक्वल टू 1/स्मॉल b माइनस 1/स्मॉल u, जहाँ पे स्मॉल f जो है लेंस की फोकस दूरी है और स्मॉल b लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी है और स्मॉल u लेंस से वस्तु तक की दूरी है। जैसे आप दर्पण में वस्तु तक की दूरी को हमेशा क्या लेते थे, निगेटिव लेते थे, और v जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अवतल लेंस में तो आपका हमेशा निगेटिव होगा क्योंकि प्रतिबिंब उधर ही बन रहा है जिधर वस्तु रखी गई है। लेकिन उत्तल लेंस में आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है v का मान। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब जो हमारा वस्तु की भी तरफ एक कंडीशन में बना था और अधिकांश तो विपरीत दिशा में ही बना था। और f लेंस की फोकस दूरी, जो कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक लेंगे और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो आइए, अगर कोई आपसे पूछे लेंस के लिए स्मॉल यू वी एफ में संबंध तो आप उसे यही बताएंगे 1/स्मॉल f इक्वल टू 1/स्मॉल b माइनस 1/स्मॉल u। तो ऐसे क्रम में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस द्वारा आवर्धन, मैग्निफिकेशन बाय लेंस। मैग्निफिकेशन बाय लेंस, लेंस द्वारा आवर्धन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन जब हमने दर्पण में पढ़ा था रेखीय आवर्धन, तो उसमें आपको बताया गया था कि दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। सिमिलर परिभाषा हमारी यहाँ भी रहेगी। यहाँ लेंस है तो हम लेंस द्वारा कह देंगे। तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा यहाँ क्या हो जाएगी, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र भी उसकी परिभाषा के अनुसार हो जाएगा कि रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं। रेखीय आवर्धन स्मॉल m इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई हम I से, अधिकांश बुकों में I से प्रदर्शित किया गया है, वस्तु की लंबाई को O से प्रदर्शित किया गया है। लेकिन हमारे NCERT बुक में प्रतिबिंब की लंबाई को H डैश से और वस्तु की लंबाई को स्मॉल h से प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे O से क्यों प्रदर्शित किया गया है और I से क्यों किया गया है, I फॉर इमेज, I फॉर इमेज, लेंथ ऑफ इमेज है I यहाँ, और O जो है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई I/O या फिर H डैश अपॉन H बोल सकते हैं। तो इसे हम सिंबलाइज कर सकते हैं, लिख सकते हैं स्मॉल m इक्वल टू I/O, और करके क्या लिख सकते हैं हम इसे H डैश अपॉन H, और इसे हम लिख सकते हैं स्मॉल m इक्वल टू I/O इक्वल टू V/U। I/O को हम H डैश अपॉन H भी लिख सकते हैं, और V/U, V क्या है हमें पता है कि वो क्या है, लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी, और U क्या है, लेंस से वस्तु तक की दूरी। तो स्मॉल m इक्वल टू I/O इक्वल टू V/U कह सकते हैं, या स्मॉल m इक्वल टू H डैश अपॉन H इक्वल टू V/U भी बता सकते हैं। ये हमारा रेखीय आवर्धन का सूत्र है। परिभाषा क्या थी लेंस के रेखीय आवर्धन की, कि लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m इक्वल I/O और H डैश अपॉन H इक्वल V/U। तो इसी क्रम में आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस की क्षमता। क्या है, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है जबकि फोकस दूरी मीटर में हो। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है जबकि फोकस दूरी मीटर में हो। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर जिसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। तो लेंस के क्षमता की परिभाषा क्या हो गई, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो या मीटर में हो।
और लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है जिसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी किसमें, मीटर में। हाँ, लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी मीटर में। या फिर लिख सकते हैं हम P = 1/f मीटर में, P = 1/f मीटर में। तो आइए आगे का टॉपिक देखते हैं। ध्यान से देखिए, क्या यदि f = 1 मीटर हो जाए, फोकस दूरी कितनी हो जाए, 1 मीटर हो जाए, तो हमें लेंस की क्षमता P = क्या मिलेगा, 1 डायोप्टर। यहाँ से हम 1 डायोप्टर की परिभाषा लिख सकते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है, या 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को 1 डायोप्टर कहते हैं। यदि फोकस दूरी हमारी सेंटीमीटर हो तब लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P = 100/f_d। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तब लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P = 100/f_d। यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में है तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, P = 1/f मीटर में। यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो हमारा लेंस की क्षमता का सूत्र क्या हो जाता है, P = 100/f डायोप्टर। आइए इसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अवतल तथा उत्तल लेंस के उपयोग। अवतल तथा उत्तल लेंस के उपयोग, जिसमें से हमारा पहला है उत्तल लेंस के उपयोग। क्या है, उत्तल लेंस के उपयोग। उत्तल लेंस के उपयोग में पहला पॉइंट है कि उत्तल लेंस का उपयोग अनेक प्रकाशिक यंत्रों जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा, फिल्म प्रोजेक्टर आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूसरा है हमारा घड़ी साज घड़ी के छोटे पुर्जे को देखने तथा डॉक्टर आँख व कान में बीमारी के परीक्षण हेतु इस लेंस का प्रयोग करते हैं। और तीसरा है दूरदृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग क्या हो गया, अनेक प्रकाशिक यंत्रों जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा, फिल्म प्रोजेक्टर आदि के निर्माण में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और घड़ी साज घड़ी के छोटे पुर्जे को देखने, डॉक्टर आँख व कान में बीमारी के परीक्षण हेतु इस लेंस का प्रयोग करते हैं। और तीसरा पॉइंट है दूरदृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए अब देखते हैं अवतल लेंस का उपयोग। अवतल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस के उपयोग में पहला पॉइंट है हमारा अवतल लेंस का उपयोग गैलीलियो के दूरदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। इसका मतलब किसका, अवतल लेंस का। गैलीलियो के दूरदर्शी में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आइए इसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की वृत्ताकार प्लेट की पहचान हम कैसे करेंगे। मीन्स आइडेंटिफिकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस एंड सर्कुलर ग्लास प्लेट। उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की वृत्ताकार प्लेट की पहचान। तो पहले हम देखकर करेंगे। कैसे कर सकते हैं, देखकर। तो आइए प्रतिबिंब देखकर। अब प्रतिबिंब देखकर कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की वृत्ताकार प्लेट को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर ऊपर उठाने से यदि अक्षरों का आकार बढ़ता दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार समान रहे तो वह कांच की वृत्ताकार प्लेट होगी। उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की वृत्ताकार प्लेट को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर ऊपर उठाने से यदि अक्षरों का आकार बढ़ता दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार समान रहे तो वह कांच की वृत्ताकार प्लेट होगी। अब आइए देखते हैं हम स्पर्श करके कैसे पहचान सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पर्श करके। स्पर्श करके तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। आपको बताए थे कि स्पर्श करने पर पता चल जाएगा कि कौन सा लेंस बीच में मोटा है, कौन सा पतला है। तो उत्तल लेंस जो है वो बीच में मोटा है। अगर उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, जबकि अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। पर कांच की प्लेट जब सब स्थानों पर क्या हो, उसकी मोटाई समान मोटाई की होती है।
कांच की प्लेट सब स्थानों पर समान मोटाई की होती है। मतलब अगर किसी लेंस को छूने पर हमें पता चले कि उसके बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला है तो वह उत्तल लेंस है। अगर बीच का भाग पतला, किनारे का भाग मोटा है तो वह अवतल लेंस है। अगर उसकी मोटाई सभी जगहों पे समान है तो फिर वो क्या होगी, आपके कांच की प्लेट होगी। तो आशा करते हैं आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करके या मैसेज करके मुझसे पूछ सकता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक कॉल करके हमसे उन प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं आपको इसी तरह से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आज का मैं अपना टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट डे NCERT के अभ्यास प्रश्नों के साथ आपको मिलूँगा। धन्यवाद।